कहानी की शुरुआत में हमें 6 साल की लड़की इसाको को दिखाया जाता है, जो कि याकुजा फैमिली मतलब कि गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करती है। और जल्द ही उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिसके बाद अब उसके दादाजी जो कि गैंग के लीडर भी हैं, वो उसे एक घर पे लाते हैं और उन्होंने उस बच्ची की देखभाल के लिए अपना एक गार्ड जो कि 16 साल का है उसे अपॉइंट किया है, जिसका नाम है काया। और वो साया की तरह उसकी हिफाजत करने की बात कहता है। जहाँ पर इसाको शुरुआत में तो उससे घबरा रही होती है, पर काया उसे गोद में उठाकर वादा करता है कि वो आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेगा। और फिर 10 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर इसाको 16 साल की हो चुकी है और वो एक ऐसी लाइफ चाहती है जिसमें वो नॉर्मल लड़कियों की तरह अपनी लाइफ बिता सके। पर गैंगस्टर की फैमिली में होने की वजह से उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता, इसीलिए वो अपने घर से दूर के कॉलेज में हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास करके आई है। वो अब जाकर अपने दादाजी को बताती है कि उसे भी अब जल्द ही हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी दादाजी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और ये बात सुनकर वहाँ पर काया भी आता है, जो कि उसको गोद में उठाकर उसको कांग्रेस बोलता है। तभी इसाको बोलती है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ और वैसे भी मैंने इतनी दूर के हाई स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि जरा सा भी किसी को पता चलता है कि मैं एक गैंगस्टर की फैमिली से हूँ तो कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता है। और इस बार मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ बिताना चाहती हूँ। वो सभी चीजें जो एक लड़की अपने हाई स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस करती है वो सब मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरा पहला प्यार भी। फिर अगले सीन में इसाको अपने स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के बाद अपनी क्लास में लड़के और लड़कियों को बात करते हुए देखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किससे बात करे और कैसे बात करे। तभी वो कुछ लड़कों से टकरा जाती है और जमीन पे नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही इसाको को फील होता है कि उसे किसी लड़के ने संभाला है तो वो सोचती है कि बस मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी। पर जैसे ही वो उसको थैंक्स करने के लिए मुड़ती है वो देखती है कि ये तो काया है, जो कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में उसका पीछा करते हुए उसके स्कूल तक पहुंच गया है। वो इस बार में बात करने के लिए उसको स्कूल से बाहर ले आती है और उससे कहती है कि तुम अंकल हो के टीनेजर्स की स्कूल में क्या कर रहे हो। काया कहता है कि अंकल मैं तो अभी 26 साल का ही हूँ और वैसे भी मुझे और तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारा स्कूल भी बहुत दूर है। लेकिन इसाको उससे गुस्से से कहती है कि पर तुम मुझे डेली पिकअप करने भी तो आ सकते हो, स्कूल में एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी। काया कहता है कि क्योंकि यहाँ पर लड़के हैं। ये सुनकर तो इसाको का रंग उड़ जाता है। काया कहता है कि और तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं समझती कि दुनिया कितनी खराब है। उसकी इतनी प्रोटेक्टिव बात सुनकर इसाको उसको गुस्से से कहती है कि स्कूल में बस तुम मेरे साथ मत रहना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में इसाको के सारे दोस्त उससे दूर होने लगे थे जब उन्हें पता चला था कि इसाको एक गैंगस्टर के परिवार से है। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाको कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर क्या गई, सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना लिए। फिर वो उदास होकर टेबल पर सर रख के सोचती है कि ऐसे जरूर मुझसे कोई बात करने के लिए आएगा। पर इससे पहले कि उससे कोई बात करने के लिए आता वहाँ पर काया आता है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे क्यों बैठी है। तभी दो और लड़के इसाको के पास आ रहे होते हैं उससे जान पहचान करने के लिए, पर काया उन दोनों को रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है कि हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। और वो कहता है कि मेरा नाम है काया और मैंने अभी अभी है तुम लोगों को धमकाया, जिससे कि इसाको वापस से काया को डांटती है और वो दोनों लड़के इन दोनों को अजीब समझकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्लासरूम में टीचर आती है और सभी बच्चों से कहती है कि आज हम लोग मॉनिटर को चुनने वाले हैं। और वो बच्चों से ही पूछती है कि आखिर क्लास का मॉनिटर कौन बनना चाहता है। यहाँ इसाको सोच रही होती है कि यही मौका है ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने का, और वो ये सोच रही होती है कि हाथ उठाए या ना उठाए। फिर काया उसे देखकर समझ जाता है कि इसाको का पूरा मन है, इसलिए वो अपना हाथ उठा देता है, जिसे देखकर अब इसाको भी अपना हाथ उठा देती है। अब टीचर उन दोनों को पहला टास्क देते हैं स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट को चुनना। यहाँ पर काया पता नहीं कैसे सभी स्टूडेंट्स के नाम जानता था और वो एक एक करके उन सभी की फिजिकल एबिलिटीज को देखकर उन्हें स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट करता है। अब एक गैंगस्टर को ऐसा बिहेव करते देखकर इसाको सोचती है कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो इसाको को भी सिलेक्ट करता है वॉलीबॉल के लिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाको उदास लेटी होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि काया ने स्कूल आके सब कुछ खराब कर दिया है। वो 26 साल का होने के बाद स्कूल में अपना इंप्रेशन जमा दिया है और फिर इसाको अपनी गलती भी मानती है कि वो किसी के भी सामने अपना इंप्रेशन नहीं दिखा पाती। काया फिर उसे हक करते हुए मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम भी बहुत सारे दोस्त बना लोगी, बस खुद को थोड़ा टाइम दो। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाको अपने कुछ सर्वेंट से कहती है कि वो दोनों उसकी वॉलीबॉल प्रैक्टिस में उसकी मदद करें, पर गलती से वो बॉल इसाको को लग जाती है और फिर काया उसे आकर लगा देता है। फिर काया अपनी निगरानी में इसाको को वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कराता है। फिर अगले सीन में स्कूल में दो लड़कियां इसाको के हाथ में आई हुई प्रैक्टिस की चोट को नोटिस करती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इसाको इसलिए अपनी प्रैक्टिस पे इतना ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि उसको अपनी टीम को जिताना है, जिससे कि सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस होती हैं और काया लगातार उसके ऊपर नजर बनाए होता है। जब वो देखता है कि इसाको लड़कियों के साथ में है तब वो बेझिझक बाहर आ जाता है। और फिर अगले दिन मैच स्टार्ट होता है जहाँ पर इसाको के हाथ में पहले राउंड में ही चोट आ जाने पर वो दूसरे राउंड में अपने किक से पॉइंट स्कोर करती है और फिर अपनी टीम को जिता भी देती है। पर काया नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सभी के बीच में से उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसकी पट्टी करता है और इसाको कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां इसाको को बाय बोलकर घर निकलती हैं, जहाँ पर इसाको को देख के लगता है कि चलो अब मेरे कुछ तो फ्रेंड्स बन ही गए। तभी उससे काया यहाँ पर कहता है कि मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आया, उसके बाद हम लोग
घर निकलते हैं। अब उसके जाते ही तुम्हारू नाम का एक लड़का इसाकू के पास आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जहाँ इसाकू घबरा के कहती है कि नहीं, हम बस बचपन से एक साथ रहते हैं। तुम्हारू फिर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, पर इसाकू का तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या बताए। फिर वो उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगता है। इसाकू शर्माते हुए कहती है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो है, लेकिन मैंने उस पर कुछ पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे वो सब करना नहीं आता। तुम्हारू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और तभी वहाँ पर काया आता है जो कि उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो गुस्से में ऑफिस में जाकर अपने लोगों से कहता है कि वो लड़का तुम्हारू इसाकू से उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, उन लोगों की उम्र है ये सब करने की। तभी काया उसके सर पर गन रखकर कहता है कि मुझे उन दोनों के बीच में कुछ भी शुरू होने से पहले खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ इसाकू घर पर बैठकर सोच रही होती है कि क्या सच में काया मेरी फिक्र एज अ पेरेंट करता है। तभी उसको इंस्टाग्राम पर तुम्हारू का मैसेज आता है और फिर उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और इसाकू सोचने लगती है कि लगता है मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया। और फिर अगले दिन इसाकू अपने क्लासरूम में जा रही होती है। तभी तुम्हारू उससे मिलने के लिए आने लगता है, पर तभी काया उसके मुंह के सामने आकर डस्टर साफ करने लगता है। इसके बाद वो तुम्हारू के करीब आकर कहता है कि अगर तुम इसाकू का पीछा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सेटिंग किसी और खूबसूरत लड़की से करा दूंगा। अब इसाकू काया के बिहेवियर को देखकर कहती है कि बस करो, आखिर तुम दोनों किस सेटिंग की बात कर रहे हो। वो फिर काया के बिहेवियर के लिए तुम्हारू से माफी मांगती है, तो तुम्हारू कहता है कि कोई बात नहीं, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाकू बैठकर तुम्हारू के कुछ पोस्ट देख रही होती है, जहाँ पर तुम्हारू इसाकू को कैरियोके चलने के लिए इनवाइट करता है और इसाकू सोचने लगती है कि यही तो लाइफ में जीना चाहती थी। जिसके बाद वो झट से कैरियोके चलने के लिए तुम्हारू को हाँ कह देती है और तभी वहाँ पर काया आता है जो कि उसका फोन छीनते हुए कहता है कि मैं अभी उसे ब्लॉक कर रहा हूँ। इसाकू उससे ऐसा ना करने को बोलती है और वापस से अपना फोन लेने के लिए जाती है, जिससे कि वो काया के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पास थे। काया उससे कहता है कि तुम अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो और वो लड़का तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर इसाकू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर अगले दिन इसाकू काया से छुपते छुपाते वहाँ से बाहर निकलती है। रास्ते में उसे तुम्हारू और उसके दोस्त मिलते हैं, जहाँ पर वो सभी एक साथ मिलकर कैरियोके के लिए जाने लगते हैं और वहाँ पर पहुंचकर सभी एंजॉय करते हैं। जहाँ पर एक लड़की की ड्रिंक पूछने पर इसाकू उससे मैंगो जूस मंगवाती है। वो सभी यहाँ पर गाना गा रहे थे और इसाकू उन सभी को ऑब्जर्व कर रही थी और तभी वो दोनों लड़के और लड़कियां एंजॉय करने लगते हैं। इसाकू ये सब देखकर घबरा जाती है और वो यहाँ से घर जाने को कहती है, और यहाँ पर तुम्हारू नशे की हालत में उससे आकर कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। और फिर वो जबरदस्ती उस पे किस करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ होता काया वहाँ पर आ जाता है और तुम्हारू के सर को टेबल पर तब तक पटकने लगता है जब तक इसाकू उसको मना नहीं करती। वो बाकियों को धमकी देकर इसाकू को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर वो उसको कार में लाकर पूछता है कि आखिर इसने कुछ किया तो नहीं। तो इसाकू कहती है कि नहीं, और वो घर जाते समय सोच रही होती है कि वो सच में बेवकूफ थी, क्योंकि मैं ऐसे ही बाहर प्यार को ढूंढने निकल गई थी, और वो गिल्टी महसूस करने लग जाती है। तभी काया उसे हक कर बोलता है कि मुझे उसे और पीटना चाहिए था ना। तभी इसाकू काया से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। काया बताता है कि जीपीएस, जो कि मैंने तुम्हारे फोन में लगा रखा है। काया यहाँ पर फिर से अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव महसूस करने लगती है और उससे कहती है कि ऐसे मेरा पीछा ना किया करो। तभी वो देखती है कि उसने काया की शर्ट पे अपनी लिपस्टिक का दाग छोड़ दिया है। काया उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना मेकअप क्यों किया है। इसाकू बोलती है क्योंकि मैं आज बाहर जाने वाली थी ना, क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही। जहाँ पर काया उसे देखे जा रहा होता है और इसाकू उससे कहती है कि मुझे घूरना बंद करो, और अब क्योंकि वो बहुत थक गई होती है इसलिए वो कार में ही सो जाती है। इधर काया सोच रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और फिर अगले सीन में इसाकू काया को उसका टेस्ट पेपर दिखाकर कहती है कि आखिर तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो, तुम्हें 0 मिला है। पर काया कहता है कि हाँ, पर मुझे मार्क्स लाने की जरूरत ही क्या है। जिस पर इसाकू उससे और गुस्सा होते हुए कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का काम होता है अच्छे मार्क्स से पास होना। फिर इसके बाद वो काया को रीटेस्ट देने के लिए लाइब्रेरी में आकर पढ़ाने लगती है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आकर उनको ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसाकू सोचती है कि ये भी फीलिंग अच्छी है, क्लासमेट्स के साथ में बैठकर पढ़ना। काश काया भी मेरा क्लासमेट होता तो चीजें बहुत आसान हो जाती। तभी वो नोटिस करती है कि वो दोनों लड़कियां काया से कुछ अलग ही टॉपिक पर बात करने लगती हैं। बातें करते करते वो काया से पूछती है कि क्या वो इसाकू को डेट कर रहा है, तो काया कहता है कि नहीं। इधर इसाकू सोचने लगती है कि उसने तो मेरी मर्जी के बगैर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि काया एक जगह से निकलता है जहाँ पर उसको एक लेडी रुकने के लिए कहती है। काया उसे किस करते हुए कहता है कि कल उसे स्कूल जाना है। ये सुनकर वो लेडी हैरान हो गई। घर जाते हुए उसका ड्राइवर कहता है कि आपने स्कूल जाने के लिए उस खूबसूरत लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं दी। काया कहता है कि अब उसकी लाइफ में एक ही इम्पोर्टेंट लड़की है और वो ही इसाकू। घर आकर जब वो इसाकू से मिलता है तो इसाकू को काया की बॉडी से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। इसके बाद उसका मूड खराब हो जाता है। काया उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर इसाकू उसको पढ़ाने के लिए तो बैठती है, पर काया उसे अच्छे नंबर लाने के बदले में रिवॉर्ड मांगता है। तो इसाकू उससे कहती है कि अगर तुम अच्छे नंबर लिए आए तो तुम मुझसे कोई भी रिवॉर्ड मांग सकते हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि काया तो अच्छे
अच्छे नंबर ला ही नहीं पाएगा, वो रीटेस्ट में भी फेल ही होगा। इसाकू जब पानी लेके वापस आती है तब वो देखती है कि काया सो रहा होता है। वो आके उसकी धड़कनें देखने लगती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी वो भी वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह उसके मुंह के सामने काया उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे वो घबरा के उठती है। काया उसे ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है कि आज से वो पढ़ाई को भी सीरियसली लेगा। रीटेस्ट के रिजल्ट आते हैं, जहाँ पर इस बार काया ने सच में अच्छे मार्क्स लाए होते हैं। इसके बाद वादे के मुताबिक काया इसाकू से अपना रिवॉर्ड मांगता है। इसाकू कहती है कि ठीक है, बोलो क्या चाहिए। काया कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। इसाकू कहती है कि पर क्यों? काया इससे पहले कुछ कहता, इसाकू नर्वस होकर उसे मना कर देती है। काया फिर डिसाइड करता है कि वो दूसरी रिवॉर्ड डिमांड करेगा और इसमें वो इसाकू को अपने साथ जू घूमने के लिए कहता है। अब वो दोनों जू पहुंचते हैं और काया कहता है कि तुम्हें जानवर बहुत पसंद है ना? 8 साल बीत गए जब मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था और अब देखो तुम तो बाघ से भी नहीं डरती हो। इसाकू कहती है कि हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। इसके बाद वो इसाकू को क्योला दिखाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर काफी भीड़ होती है। इस वजह से वो इसाकू को गोद में उठा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं, जो कि काया बनाया था। यहीं पर वो उसके एक खरगोश के साथ में फोटो लेती है, जिसे काया इसाकू की तरह ही प्यारा बता रहा होता है। तभी इसाकू सोचने लगती है कि काया ने उसको किस वाली बात इसलिए बोली होगी क्योंकि वो उसको बचपन से ही एज अ पेरेंट की तरह भी तो केयर करते आया है। अब यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी हील सैंडल पहनने की वजह से इसाकू के पैर में सूजन आ जाती है। काया उसके पैरों को देखते हुए कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यहाँ इसाकू सोच रही होती है कि उसने आज हर एक छोटी से छोटी चीज इसलिए देखकर पहनी है ताकि काया उसे एक बार कॉम्प्लीमेंट दे सके। तभी वो उसे उठाकर ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन इसाकू उसको मना कर देती है। तो वो उसके हाथ पकड़कर संभालते हुए ले जाने लगता है। रास्ते में वो उसको किस वाले रिवॉर्ड के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके लिए किसी लड़की को किस करना आम बात है। ये सुनकर इसाकू फिर से उससे नाराज होकर अपना हाथ छुड़ा लेती है। लेकिन काया यहाँ पर कहता है कि पर मेरे लिए तो ये पहली बार था जब मैंने किसी लड़की को किस करने के लिए कहा है। अब इसाकू यहाँ पर सोचने लगती है कि ये गलत है, क्योंकि अगर मैंने ये सब किया तो मेरे यहाँ से पीछे मुड़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरे ही पल वो ये सोचती है कि पीछे मुड़ना ही क्यों है। वो फिर उसको किस करने के लिए मंजूरी दे देती है, लेकिन फिर दूसरे ही पल वो उसको मना कर देती है और वहाँ से शर्माकर भाग जाती है। अब भागते हुए उसकी हाइट नीचे गिर जाती है, जिसको कि जैसे ही काया उठाता है उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके सर पर एक गन रख देता है, जिसके बाद हम गोली चलने की आवाज सुनते हैं। तभी इसाकू भी आवाज सुनती है और वो चलकर पीछे वापस आती है, जहाँ काया के सामने वो आदमी गिरा हुआ था। उसके भी हाथ से गोली छूकर निकल गई थी। उसके बाद हॉस्पिटल के सामने इसाकू काया का निकलने का वेट कर रही होती है, ये सोचते हुए कि वो काया के इस डार्क साइड को तो भूल ही गई थी। बाहर आकर काया दर्द होने का नाटक करता है, तो इसाकू उसे टपली मारती है उसे ऐसा करने के लिए। फिर वो उससे कहते हैं कि हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे जो कि कल हुआ, और सोचती है कि क्या काया मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में वैसी कोई भी बातें नहीं हुई। इधर क्लास में सभी लोग वेकेशन के लिए ग्रुप बना रहे होते हैं और कुछ लड़कियां काया और इसाकू को अपने ग्रुप में रखते हैं, जिससे कि इसाकू बहुत खुश होती है। फिर सभी पिकनिक के लिए बस से निकलते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के मछलियाँ पकड़ते हैं और काया उसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। इधर इसाकू प्याज काट रही होती है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आता है। तो एक लड़का उसके आंसुओं को अपने शर्ट में पोंछ रहा होता है। तभी उनके सामने से एक चाकू आकर लकड़ी के खंबे में लगता है, जो कि काया ने फेंकी थी, जिससे कि वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसाकू उससे पूछती है कि आखिर ये क्या था, अगर उसको लग जाती तो, लेकिन काया उसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां इसाकू से कह रही होती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में ही काफी कमाल का है। इसाकू कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसकी दोस्त कहती है कि माफ करना, लेकिन तुम दोनों एक साथ रहते हो तो हमें ऐसा ही लगा। वैसे अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? इस पर इसाकू कहती है कि फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। उसमें से एक लड़की बताती है कि उसे तो पहले से ही कई लड़कियों ने प्रपोज किया है, पर उसने सभी को मना कर दिया। ये सुनकर इसाकू सोचती है कि क्या उसे प्रपोजल भी आए हैं। तभी एक लड़की को याद आता है कि उसने अपना फोन चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया है। सभी छिपते छिपाते हुए जाते हैं, क्योंकि ये टाइम अब बॉयज के नहाने का होता है, और अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि शायद सभी नहाकर चले गए हैं। तभी यहाँ पर इसाकू काया से टकरा जाती है, जिसको देखकर इसाकू पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर काया कहता है कि मैं नहा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन टैटूज को दिखाते हुए अपने क्लासमेट्स के सामने तो नहीं नहा सकता हूँ। तभी वहाँ पर इसाकू की फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं कि चलो हमारा फोन मिल चुका है। इसाकू यहाँ पर उन दोनों से कहती है कि चलो मैं आ रही हूँ। इसके बाद इसाकू काया से कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं यहाँ पर रखवाली करती हूँ। तभी वहाँ पर टीचर्स के नहाने का समय हो जाता है और उनके चले जाने तक वो दोनों एक ही बाथरूम में छुपे रहते हैं, और फिर उनके जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह में सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को वर्कआउट करा रहे होते हैं, तो एक लेडी टीचर आकर काया की बॉडी को देखकर कहती है कि वाह क्या कमाल की बॉडी है। काया कहता है कि और आपकी भी। टीचर कहती है कि पर तुमने कब देखा? काया उनको जवाब देता है कि मैंने इमेजिन किया। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने सही इमेजिन किया है या नहीं? तभी वहाँ पर इसाकू आती है और उससे कहती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम तो खुलेआम टीचर्स के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। इसके बाद सभी लोग बीच के किनारे मस्ती कर रहे होते हैं, और इधर इसाकू को एक मिस्टीरियस मैन दिखता है जो कि काया के आसपास घूम रहा होता है। फिर वो उसका पीछा करती है और
काया को उसके आसपास आता देख इसाकू उसके ऊपर एक तरबूज खींचकर मारती है और काया यहाँ पर इसाकू को बताता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है ताकि उस दिन की तरह मेरे ऊपर कोई पीछे से अटैक ना करे। जिसके बाद अब इसाकू उससे माफी मांगती है और वापस जाने पर उसकी क्लासमेट्स उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ चली गई थी, तुमने तो तरबूज तोड़ना मिस ही कर दिया। लेकिन इसाकू अपने मन में सोचती है कि मैं तो किसी आदमी के ऊपर अपना तरबूज फोड़कर आ रही हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की की सनस्क्रीन खत्म हो जाती है तो इसाकू कहती है कि मेरे पास है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो फिर कैंप से सनस्क्रीन लेने के लिए जाती है जहाँ पर दो गुंडे आकर उससे कहते हैं कि क्या तुम ही सेनागाकी की पोती हो और उसे पकड़कर एक कार में ले जाने लगते हैं। इधर काया इसाकू के बारे में उन लड़कियों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसाकू सनस्क्रीन लेने के लिए गई है और जब वो कैंप पर जाकर चेक करता है तो सनस्क्रीन वहीं पर होती है पर इसाकू वहाँ से गायब होती है। तो उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि दो मिस्टीरियस मैन को उसने यहाँ पर घूमते हुए देखा था, ये शायद उन दोनों का ही काम हो सकता है। काया उसे पंच मारते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। इधर कार में दोनों गुंडे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि अगर इस लड़की के दादा को ये बात पता चल जाएगी तो यहाँ पर तो गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी ना। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं पता चलेगा, काया को हम धमकाएंगे इसे सिगरेट रखने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर काया उनका पीछा करते हुए आ जाता है और वो उनके बराबर में आकर ड्राइवर के ऊपर गन पॉइंट करके उसको गाड़ी रोकने को कहता है। पर उनमें से एक दूसरा आदमी इसाकू को पकड़कर उसके सर पर गन रख देता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने गोली चलाई तो ये गई काम से। और इससे पहले कि काया कुछ करे तभी वहाँ पर इसाकू उस बंदे को एक जोरदार धक्का मारती है और मौका पाकर काया भी उसे एक लात मारता है जिससे कि कार अनबैलेंस होकर नदी में गिर जाती है। काया भी उस कार के साथ में पानी में जाता है और इसाकू को वहाँ से बाहर निकाल लेता है पर उन दोनों किडनैपर्स को तैरना नहीं आता था और वो वहीं पर डूब जाते हैं। बाहर आकर काया इसाकू को हक करते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना। इसाकू उसे थैंक्स तो बोलती है लेकिन साथ में उसे सुनाती भी है उसे ऐसा पागलपन करने के लिए। फिर उससे आगे से ऐसे किसी भी खतरे में ना पड़ने का प्रॉमिस मांगती है, ये जानते हुए कि काया का तो यही काम है। काया भी वहाँ पर इसाकू से प्रॉमिस कर लेता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वापस जाते हुए इसाकू सोचती है कि मैं काया के साथ में ही हमेशा रहना चाहूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई भी आ जाए। और जैसे ही वो दोनों कैंप पर वापस जाते हैं तब टीचर उन्हें डांट लगाते हुए कहती है कि जरा देखो तो हमारे क्लास के दोनों मॉनिटर ही यहाँ से गायब थे। काया वहाँ पर बहाना बनाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब टीचर यहाँ पर उन दोनों को सजा देती है और कहती है कि तुम दोनों रात के इवेंट पर वहाँ पर नहीं आओगे और यहीं पर बैठकर माफीनामा लिखोगे। टीचर के जाने के बाद इसाकू सोचने लगती है कि मैं उस इवेंट के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। जिसके बाद अब इनकी पिकनिक खत्म होती है और ये सभी घर पर जाते हैं जहाँ पर इसाकू काया को बुला के उसको अजीब अजीब तरह से पकड़ के कुछ करने लगती है। काया कहता है कि माना तुम क्यूट हो लेकिन ये सब क्या कर रही हो। इसाकू कहती है कि बस मैं तुम्हें उठाकर फेंकने की कोशिश कर रही थी। जिस पर काया पूछता है कि पर क्यों, क्या मैंने कोई गलती की है। इसाकू कहती है कि नहीं, मैं बस यूट्यूब पर बताई गई डिफेंस की टेक्निक को तुम पर अप्लाई कर रही थी जिससे मैं ऐसे ही कोई बेकार सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। काया कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के बारे में सोचूंगा। इसके बाद वो वहाँ से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी इसाकू उसके हाथ में हॉलीडे होमवर्क की सीट देखती है और कहती है कि नहीं, तुम अपना हॉलीडे होमवर्क किसी और से नहीं करा सकते हो। काया कहता है कि लेकिन ये मुझे बोरिंग लगता है। इसाकू कहती है कि फिर मैं तुम्हारी इसमें मदद करती हूँ। काया कहता है कि लेकिन एक शर्त पे, हॉलीडे होमवर्क खत्म करने के बाद तुम मुझे एक इनाम दोगी। जिससे कि इसाकू को उसके पिछले इनाम की याद आती है जिसमें कि काया ने उससे एक किस मांग ली थी। इसाकू कहती है कि ठीक है लेकिन तुम मुझसे कोई भी गलत इनाम नहीं मांगोगे। काया कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों अपना होमवर्क खत्म करते हैं। इसाकू कहती है कि मैंने कहा था कि कोई भी गलत इनाम नहीं मांगना, फिर मैं बीच के कपड़े घर पर क्यों पहनी हुई हूँ। जिस पर काया कहता है कि क्योंकि ये मुझे बीच पर देखने को नहीं मिला, तुमने ऊपर से जो स्वेट शर्ट डाल रखा था। इसाकू उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुमने ही तो ऐसा करने को कहा था। काया कहता है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर और भी लड़के थे। अब इसाकू को उसकी बातों का थोड़ा थोड़ा इशारा समझ में आ रहा था और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो, मैंने ये ड्रेस इसलिए खरीदा था ताकि काया मुझे एक बार इस ड्रेस में देखे। तभी काया उसे बाहर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पूल और एक फायर इवेंट का इंतजाम किया है जो कि तुमने वहाँ पर मिस कर दिया था। जिसको देखकर इसाकू खुश होती है और थोड़ी कंफ्यूज भी, और काया से कहती है कि तुम्हें कब से इन सब चीजों में रुचि होने लगी। फिर थोड़ी देर पूल में बैठने के बाद इसाकू काया से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर आकर पूल के मजे नहीं लोगे। काया पूछता है कि मैं, तो इसाकू बताती है कि हाँ, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की है। काया कहता है कि ठीक है लेकिन फिर तुम मना मत करना। काया फिर अपने कपड़े उतारता है और क्योंकि पूल छोटा होता है इसलिए वो इसाकू को उठाकर वहाँ पर बैठ जाता है। इसाकू कहती है कि लेकिन इस पोजीशन में मुझे बहुत शर्म आ रही है। काया उससे बोलता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे दिमाग में भी अब ये सब बातें आने लगी हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाकू अपने सभी हॉलीडे होमवर्क खत्म कर रही थी, तभी उसको उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो उसे साथ में कल घूमने चलने के लिए पूछते हैं। इसाकू सोचती है कि दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जाने का प्लान बनाना ये तो मेरे लिए सच में सपने जैसा है। फिर वो उठकर अपने नौकरों के कामों को खुद से पूरा करने की जिद करने लगती है लेकिन वो उसको वहाँ पर मना कर देते हैं क्योंकि अगर काया को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। फिर वो अपने बेड पर लेटते हुए कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, पहले मैं अकेले रह लेती थी लेकिन मुझे
अब आसपास अपने लोग चाहिए। तभी वहाँ पर काया आता है, जिसको देखकर इसाकू बहुत खुश होती है। काया उससे कहता है कि लगता है तुम काफी बोर हो रही हो। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर जली खाते हैं और काया यहाँ पर इसाकू को फेस्टिवल जाने के लिए पूछता है। इसाकू ये सुनकर काफी खुश तो होती है, लेकिन उसे याद आता है कि वहाँ उसके एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त भी होंगी, जिनको कि यह पता चलने से कि मैं गैंगस्टर की फैमिली से हूँ तो मुझसे बात करना बंद कर दिए थे। फिर भी वो काया के साथ में हिम्मत करके वहाँ पर जाने के लिए तैयार होती है। वो फेस्टिवल में जाने के लिए युकाटा पहनती है, जिसकी की काया तारीफ करता है। जहाँ पर इसाकू बताती है कि मैं गर्मियों में तो एक बार इसे पहनती ही हूँ। तभी उसकी नजर उसके एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों पर जाती है, जो इसाकू को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना गैंगस्टर की पोती, पर उसके साथ में वो लड़का कौन है, जरूर उसका ही कोई एक गार्ड होगा। तभी काया उनके पास जाकर उन्हें ग्रीड करता है और इसाकू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसाकू का क्लासमेट हूँ और हम यहाँ पर डेट पर आए हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। काया इसाकू से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से घर जाना चाहती हो। इसाकू कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर उनके सामने घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। काया इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों एक शॉप पर आते हैं, जहाँ पर इसाकू को एक डॉगी काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसको कि जीतने के लिए वो अपने हाथों में टॉय गन ले लेती है, पर उसका तीनों निशाना ही गलत हो जाता है। उसके बाद काया कहता है कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ, और काया ने यहाँ पर जिस प्रोफेशनल तरीके से गन को पकड़ा होता है, जिसको देखकर दुकानदार कहता है कि ये वही है जिसको कि मैं सोच रहा हूँ। जहाँ पर काया एक शॉट में ही उस डॉगी को विन कर लेता है। इसके बाद वो अजीब सा डॉगी इसाकू के हाथ में आ जाता है। आगे चलने पर काया इसाकू को एक मास्क लगा लेने को बोलता है, जिससे कि उसे उसके बार बार दोस्तों के दिखाने का डर नहीं होगा। जिसके बाद अब काया इसाकू के लिए बैठने की जगह ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि जू की तरह ही यहाँ पर इसाकू के पैर हील्स पहनने की वजह से दर्द हो रहे थे। यहाँ पर इसाकू अकेले खड़ी उस डॉगी को देख रही थी, जिसके की आंख और बाल उसके काया की शक्ल जैसे दिखते हैं। वो उसे किस करते हुए गले लगाती है, जिसको की काया दूर से देख लेता है। वो आकर उससे कहता है कि लगता है हमें घर ही चलना होगा। इसाकू कहती है कि क्या अब हमारी यहाँ पर नकली डेट खत्म होने वाली है। काया कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें नकली क्या था, सभी चीजें तो यहाँ पर रियल में हुई हैं। तभी काया उससे कहता है कि तुम्हारी क्लासमेट्स, जिससे कि इसाकू तुरंत ही अपना मास्क लगा लेती है और काया उसके माथे पे एक किस करता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ही क्यूट हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काया इसाकू के डार्क सर्कल्स को देखकर पूछता है कि क्या तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो। इसाकू कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे आज अपने दोस्तों के साथ में बाहर जाने की एक्साइटमेंट थी। उसके बाद वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ में घूमती है, खाना खाती है और फोटोज खींचती है, जहाँ पर इसाकू बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी यहाँ पर नॉर्मल लड़कियों की तरह मस्ती कर रही है। फिर सभी एक दूसरे को बाय करके निकलते हैं, ये कहते हुए कि फिर किसी दिन और कहीं पर चलने का प्लान बनाएंगे। और फिर अगले दिन काया इसाकू का ब्रेकफास्ट में वेट कर रहा होता है, पर वो नहीं आती है। वो जब उसके कमरे में आकर देखता है तो इसाकू अभी भी वहाँ पर सो रही थी। वो देखता है कि वो उस डॉगी को लेकर सोई है, तो वो उसे साथ रख के सोने का कारण पूछता है। इसाकू कहती है कि ये मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है, बिल्कुल ही खड़ूस। काया फिर उस डॉगी को फेंकते हुए उससे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तो अब उस डॉगी से जलन होने लगी है। यहाँ पर इसाकू की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो यहाँ पर सोचने लगती है कि काया की धड़कनें कितनी शांत हैं। इसाकू यहाँ पर सोचती है कि काया ने कितनी आसानी से फेस्टिवल में उनकी फ्रेंड्स के सामने कह दिया कि वो लोग यहाँ पर डेट पर आए हैं, और फिर वो भी शांत होकर सो जाती है। काया यहाँ पर उसके काफी करीब आ गया था, जैसे कि वो उसे किस करने वाला हो, लेकिन वो देखता है कि इसाकू बहुत ही आराम से सो रही है। इसाकू सपने में काया के साथ में बिताई हुई फेस्टिवल के इवेंट्स के सपने देख रही थी। फिर हमें अगले सीन में इसाकू के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि इसाकू को अपने मुंह बोले भाई और उसके बेटे से मिलाते हैं, और वो भी अभी फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन दूसरे हाई स्कूल में। और इस लड़के का नाम यहाँ पर मीकू होता है, जो कि यहाँ पर इसाकू से सबसे पहले यही पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। उसके डैड उसको मुक्का मारते हुए कहते हैं कि जरा तमीज से बात करो। इधर उसकी बातें सुनकर काया गुस्से में हो जाता है, और इसाकू उसकी बातों को सुनकर सोचती है कि मैं इसकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाकू अपने दोस्तों के घर पर आई होती है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। मूवी खत्म होने के बाद सभी लोग बात करने लगते हैं अपने फर्स्ट किस के बारे में, क्योंकि मूवी की थीम भी कुछ ऐसे ही थी। दोनों इसाकू से पूछते हैं कि क्या उसने अपना पहला फर्स्ट किस किया है। इसाकू उस दिन को याद करती है जब उसने काया को किस करने की परमिशन दी थी, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग गई थी और अपने दोस्तों से कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम काया के बारे में सोच रही हो, ये थोड़ा तो अजीब है, लेकिन तुम्हें उसके साथ में डेट पर जाना चाहिए। इसाकू फिर उन दोनों को फेस्टिवल वाले दिन की बात बताती है, जहाँ पर काया ने उसे बताया था कि वो उसे डेट पर लेकर आया है। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम काया को पसंद करती हो। इसाकू कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखता है। यहाँ फिर वो उसे काया को टेस्ट करने के लिए बोलती है। घर जाते समय वो सोचती है कि मैंने ऐसी अजीब बातें किसी के साथ में भी नहीं की, पर फिर भी मुझे मजा आया। घर आने पर काया इसाकू से पूछता है कि तो फिर आज तुमने क्या क्या किया। इसाकू कहती है कि हमने मूवी देखी, स्नैक्स खाया। और काया पूछता है कि और क्या। इसाकू कहती है कि हमने लड़कों के बारे में बात की। काया कहता
कहता है कि लड़कों के बारे में बात, तो इसका मतलब मुझे यकीन है कि तुमने सिर्फ बैठ के सुना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो कहने के लिए कोई है ही नहीं। इसाकू कहती है कि मैंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि मैंने कहा भी। काया उससे कहता है कि फिर तो वो जरूर मेरे बारे में ही होगा। इसाकू ये सुनकर दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है कि मुझे काया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिक्यू एक आदमी को पीट रहा था। उसका गार्ड उसे मना करता है तो मिक्यू कहता है कि मैंने शुरू नहीं किया था। उसके बाद वो वापस जाते समय स्कूल में इसाकू को देखता है। वो आकर उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि फिर से मिलकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पर काया आता है जो कि उसको दीवार से सटाकर कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिक्यू उसको देखकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो। उसके बाद काया उसे स्कूल से बाहर लेकर आता है और वो यहाँ पर बताता है कि मैं यहाँ पर इसाकू की हिफाजत के लिए हूँ। मिक्यू कहता है कि अच्छा, एक गार्ड डॉग की तरह। अच्छा है, लेकिन क्या ये याकुजा गैंग के लिए सही है, क्योंकि तुम उनके कैप्टन हो। फिर मिक्यू काया को चिढ़ाते हुए कहता है कि पापा पापा मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। काया उसको धमकाते हुए कहता है कि उससे दूर रहो। काया के जाने के बाद मिक्यू अपने गार्ड से कहता है कि अब मुझे बिना लड़ाई किए टाइम पास करने का मौका मिल गया। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मिक्यू ने इसाकू और काया के स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था और वो स्कूल में आते ही इसाकू को उठाकर कहता है कि सरप्राइज। काया इसाकू को तुरंत वहाँ से हटाकर कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों ट्रांसफर ले लिए हो। मिक्यू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे देखकर खुश हो गए। इसाकू की दोस्त उसको देखकर पूछती है कि क्या ये तुम दोनों का फ्रेंड है। मिक्यू कुछ कहता उससे पहले ही इसाकू घबराते हुए कहती है कि ये हमारे दादाजी के दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद काया और इसाकू मिक्यू को स्कूल से बाहर लेकर आते हैं ताकि वो उनकी पोल सभी के सामने ना खोल सके। इसाकू कहती है कि मेरे साथ सभी लोग स्कूल में घुल मिलकर रहने लगे हैं और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सभी दोस्त मेरे से फिर से अलग हो जाएं। ये जान करके कि मैं एक गैंगस्टर की फैमिली से हूँ। तो मिक्यू कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर तुम दोनों को मेरा दोस्त बन के रहना पड़ेगा। दोनों ना चाहते हुए भी उसकी ये शर्त मान लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ काया सभी क्लास को इस बार होने वाले कल्चर फेस्टिवल के लिए आइडिया मांग रहा होता है, जिसकी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मिक्यू अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। यहाँ इसाकू की दोनों दोस्त रोमियो और जूलियट का प्ले करने को बोलती हैं, जिसमें कि वो काया को रोमियो और इसाकू को जूलियट का रोल प्ले करने को बोलती हैं। काया पूछता है कि आखिर ये किस तरह का प्ले होगा। वो बताती है कि ये शेक्सपियर की फेमस स्टोरी में से एक है। काया जैसा ही इसके लिए राजी होता है, मिक्यू उठकर कहता है कि मुझे इस प्ले में रोमियो बनना है। आखिर मैं इस प्ले में रोमियो क्यों नहीं बन सकता। इसाकू जोर से कहती है कि नहीं, लेकिन वो उससे आगे कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है और प्ले में रोल मांगने का हक उतना ही उसका भी है। यहाँ दोनों के बीच में फैसला रॉक पेपर सीजर से होता है, जिसमें कि काया हार जाता है। इसाकू के दोस्तों के प्लान में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अब रोमियो काया नहीं बल्कि मिक्यू बनेगा। उसके बाद हम सभी को नाटक का रिहर्सल करने को देखते हैं, जहाँ काया मिक्यू के डायलॉग के बीच में बोलते हुए चला जाता है कि अपने गंदे हाथ जूलियट यानी कि इसाकू से दूर रखो। इसाकू की दोस्त कहती है कि अरे ओए, अभी तुम्हारे डायलॉग का टाइम नहीं आया है और ये लाइन तो है भी नहीं तुम्हारे डायलॉग में। इसाकू काया से अकेले में कहती है कि वो रोमियो के रोल के लिए हार चुका है, तो उसे अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसे जो रोल मिला है उसे वही परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ इसाकू को उसकी दोस्त बताती है कि उन्होंने ये आइडिया इसलिए रखा था ताकि तुम दोनों के बीच में रोमांस हो, भले ही नाटक के रूप में ही सही। इसाकू उसके बाद अपने नाटक के डायलॉग रोमियो यानी कि मिक्यू के सामने बोल रही थी, जिसको कि मिक्यू काफी खराब बता रहा था और उसको बार बार रिपीट करने को बोल रहा था। काया को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर बेचारा करे भी तो क्या करे। अब घर जाने का टाइम हो जाता है और मॉनिटर होने की वजह से काया और इसाकू क्लास की खिड़कियां बंद कर निकलने ही वाले होते हैं कि इसाकू अपनी एक्टिंग के बारे में उससे पूछती है। काया कहता है कि उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसाकू वहीं पर अपने डायलॉग्स को बोलने लगती है, जिसको सुनकर काया हंस देता है। इसाकू उससे कहती है कि हंसो मत, जरा अपने तो डायलॉग्स बोल के दिखाओ। काया उसके करीब जाकर कहता है कि जैसे हाथ मिले हैं वैसे ही होठों को भी मिल जाने दो। उसके बाद वो उसके और भी पास जाने लगता है। इसाकू अपनी आंख बंद कर लेती है और फिर काया उसके माथे पर किस करता है। इसाकू अपने मन में सोच रही होती है कि अगर क्या होता अगर उसने सच में ही उसके होठों को मिला दिया होता। इसाकू फिर उससे पूछती है कि तुम आखिर अपने डायलॉग छोड़ के रोमियो को डायलॉग क्यों बोले। काया कहता है कि वो मैं पहले रोमियो की एक्टिंग करने वाला था ना, इसीलिए मेरी जबान फिसल गई। तभी वहाँ पर पीछे से मिक्यू आता है, जो कि कहता है कि मैं तो अपना फोन लेने के लिए आया था, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। इसाकू कहती है कि तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, हम बस यहाँ पर रोल की प्रैक्टिस कर रहे थे। मिक्यू इसाकू की तरफ जाते हुए कहता है कि पल भर के लिए हमें भी कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। तभी काया उसके सामने आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा फोन। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाटक की तैयारी चल रही थी और मेन कैरेक्टर्स को उसके कॉस्ट्यूम चूज करने का मौका दिया गया था। वो लोग इस प्ले को बहुत ही रोमांचक बनाना चाहते थे। इधर मिक्यू इसाकू के पास आकर कहता है कि बुरा लग रहा है क्योंकि काया को रोमियो का रोल नहीं मिला। इसाकू मन में ही सोचती है कि ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को तब नहीं रोक पाती है जब मिक्यू उससे कहता है कि तुम काया से सच्चा प्यार करती हो ना। इसाकू उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज ये बात काया से मत कहना। मिक्यू उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता
कि उसको ये बात कहने की जरूरत है क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी चुका है। इधर काया मिक्यू की हरकतों को देखकर गुस्से से पागल हो रहा था, पर वो इसाकू को प्रॉमिस किया था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेगा। घर जाते वक्त इसाकू काया से कह रही होती है कि मिकी को इग्नोर करना सच में बहुत ही सरदर्द वाला काम है। काया उससे कहता है कि तुम मिक्यू की ऐसी वैसी बातों में मत आ जाना क्योंकि तुम आसानी से किसी के भी बातों में आ जाती हो। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिक्यू इसाकू से वापस से काया के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, पर इसाकू उससे कहती है कि आखिर मैं ये बात तुम्हें क्यों बताऊं। लेकिन तभी मिक्यू जोर से चिल्लाते हुए सभी को काया और इसाकू के प्यार के बारे में बताने वाला होता है। तभी इसाकू वहाँ पर मिक्यू से माफी मांगती है और कहती है कि रुको रुको मैं बताती हूँ, मुझे काया के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। उसका मेरा ध्यान रखना, उसकी बातें, उसका मेरा छूना और उसकी सांसों की आहट, सब कुछ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब काया यहाँ पर इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर अपना आपा खो देता है और रिहर्सल वाली तलवार लेकर तेजी से मिकी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। अब क्योंकि वो तलवार नकली होती है इसलिए वो उस पर लगते ही टूट जाती है। उसके बाद इसाकू तुरंत ही काया को छत पे लाकर बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे। तो काया कहता है कि ठीक है, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, पर तुम बस मेरे सर पर एक बात हाथ फेर दो। अब इसाकू उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि गुड बॉय। काया फिर इसाकू को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और ये सब पीछे से मिक्यू भी देख रहा होता है और कहता है कि एक गैंग का लीडर एक लड़की के प्यार में पड़ गया है और मुझे तो सभी चीजें खराब करने में ही मजा आता है, तो अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है काया और इसाकू के प्यार को तोड़ने में। उसके बाद जब काया और इसाकू वापस से क्लास में आते हैं तब सभी स्टूडेंट्स काया को मिक्यू से लड़ने का कारण पूछते हैं। काया बताता है कि मुझे मिक्यू के शर्ट पर एक कीड़ा चलता हुआ दिखा था और बस मैं उसे ही मारने के लिए गया था, पर मेरे हाथ से तलवार और भी ज्यादा तेज घूम गई और ये सब हो गया। तभी मिक्यू भी आगे आकर कहता है कि हाँ, मुझे कीड़ों से नफरत है। उनकी बातें सुनकर तो सभी लोग कहते हैं कि इनको तो सच में एक्टिंग करना नहीं आता है और सभी बच्चे इन तीनों को ही पनिशमेंट देते हैं क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से रोल खराब हो गया। जहाँ पर मिक्यू और काया सीटों को सही करने लगते हैं, जहाँ मिक्यू काया से कहता है कि तुम कीड़ों को नहीं बल्कि मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे थे ना, और क्या तुमने इसाकू के साथ में किया है वही जो तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ में कर चुके हो। काया मिक्यू से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो मिक्यू कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहाँ पर इसाकू आती है और उन दोनों से पूछती है कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। काया बताता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेन कैरेक्टर्स अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर रोल कर रहे होते हैं और अब कल्चरल फेस्टिवल को सिर्फ 5 दिन रह गए थे और अभी भी इसाकू की एक्टिंग यहाँ पर सभी को पसंद नहीं आ रही थी। काया इसाकू को यहाँ पर इनकरेज करता है और दूसरी तरफ मिकी इसाकू से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा बेकार है। अब इसाकू सोच रही होती है कि मुझे अपनी एक्टिंग को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए। तभी मिक्यू कहता है कि चलो ठीक है, मैं वापस से तैयार हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन तभी काया मिक्यू से कहता है कि नहीं, मुझे भी रोमियो को डायलॉग याद है तो मैं उसको प्रैक्टिस करा दूंगा। मिक्यू उससे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन सभी के सामने तो मुझे ही इसाकू के साथ में रोमियो को रोल प्ले करना है ना, और उसकी प्रैक्टिस करने में तुम्हारे साथ में मजा नहीं आएगा। उसके बाद तीनों शाम तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर साथ में घर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में भी मिक्यू इसाकू के डायलॉग्स में कमियां निकाल रहा था और फिर वो अचानक से बात करते करते इसाकू के गले पे चाकू रख देता है। काया तुरंत ही अपनी गन निकालकर मिक्यू से कहता है कि ये सब क्या कर रहे हो। तभी मिक्यू उससे कहता है कि अगर तुमने जरा सा भी आगे आने की कोशिश की तो मेरे हाथों से इसाकू का खेल हो जाएगा, तो कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। और अब यहाँ पर इसाकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, और अब यहाँ पर मिक्यू इसाकू को किडनैप कर लेता है और इसी के साथ में वो काया को भी अपने साथ ले जाता है। जहाँ पर मिक्यू के लोग काया को इतना शांत बैठा हुआ देखकर हैरान होते हैं। शायद काया इसलिए भी यहाँ पर शांत बैठा हुआ है क्योंकि वो मिक्यू की चाल समझने की कोशिश कर रहा है। अब मिक्यू उन दोनों को लेकर डॉकयार्ड आता है, जहाँ पर काया मिक्यू से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। मिक्यू बताता है कि मैं बहुत बोर हो रहा था रोज रोज के वही काम करके, और जब से मैंने इसाकू को देखा है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगी है, और हाँ मुझे तुम्हारी धमकियां भी बहुत पसंद आई हैं, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के साथ में थोड़ी सी शैतानियां की जाएं। जिसके बाद अब मिक्यू काया को बांध के इसाकू को शांत लेटे रहने के लिए कहता है, फिर चाकू से उसके कपड़े फाड़ने लगता है। अब इसाकू यहाँ पर बस एक मौके का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वो देखती है कि काया ने अपने हाथ रस्सियों से खोल लिए हैं तो मिक्यू के टांगों के बीच में बहुत जोर से मारती है। अब काया यहाँ पर मिक्यू के सभी लोगों की धुलाई करने के बाद मिक्यू को मारने ही वाला होता है कि इसाकू उसको ऐसा करने से रोक देती है। काया कहता है कि नहीं, मैं आज इसको माफ नहीं कर सकता हूँ, इसने ऐसा काम ही किया है। लेकिन इसाकू उससे कहती है कि नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए कोई भी खतरा मोड़ नहीं लोगे, और वैसे भी हमें उसकी जरूरत है क्योंकि हमारे नाटक के लिए मिक्यू का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब काया यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसको नहीं मारूंगा। तभी काया मिक्यू से कहता है कि तुम इतनी बात मानते हो इसाकू की। तभी मिक्यू भी इसाकू से कहती है कि प्ले के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। काया यहाँ पर मिक्यू के पास आके उसको मुक्का मारते हुए कहता है कि समझे इसाकू ने क्या कहा। फिर
काया मिक्यू के फोन को लेकर उसको गार्ड को कॉल करते हुए कहता है कि मिक्यू ने इसाकू के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। उसके दादाजी को बोल दे कि वो मिक्यू को समझा लें, वरना आगे से वो नहीं देखेगा कि मिक्यू किसका लड़का है और किस गैंग का है। मैं तुरंत ही उसको ठोक दूंगा। अब घर जाते वक्त काया इसाकू से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसाकू कहती है कि हाँ, पर ये एक बहुत ही बुरे सपने जैसा था। तुमने जो मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई थी वो बहुत काम आई। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। फिर हमें अगले सीन में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में आज शाम को रोमियो और जूलियट का प्ले सभी के सामने होने वाला था, पर सभी लोग मिक्यू को लेकर हैरान थे कि वो उस दिन के बाद से स्कूल ही नहीं आया था। अब यहाँ पर काया डिसाइड करता है कि वो रोमियो का रोल करेगा और उसका रोल किसी और को दे दिया जाए। लेकिन तभी वहाँ पर मिक्यू आ जाता है और सभी लोग प्ले की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। मिक्यू यहाँ पर सभी से ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काया यहाँ पर उससे कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारी जान इसाकू ने बचाई है। मिक्यू कहता है कि अब मैं इसाकू को उस नजर से नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो सही लड़के के साथ में है। और रही बात कि मैं उतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, तो उस दिन के बाद से मेरे दादाजी ने मुझे बहुत पीटा, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रहा था। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए आज सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। इधर इसाकू बिल्कुल भी खुश नहीं थी मिक्यू के वापस आ जाने की वजह से, क्योंकि वो काया को ही रोमियो के रोल में देखना चाहती थी। अब जैसे ही प्ले शुरू होता है, सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मिक्यू और काया ने अपने अपने रोल को बदल लिया है और अब काया यहाँ पर रोमियो को रोल परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद अब वहाँ पर नाटक की शुरुआत होती है और इसाकू काया की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि मुझे काया के सामने प्यार की एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद उन दोनों का नाटक खत्म होता है काया की आखिरी लाइन से, जैसे हाथ मिले हैं वैसे होठों को भी मिल जाने दो। जिसके बाद अब वहाँ पर सभी लोग फोटो खिंचाते हैं और फिर काया एक जगह पर बैठकर इसाकू से कह रहा होता है कि जैसे हाथ मिले हैं वापस से होठों को मिल जाने दो, और वहाँ पर उसका हाथ पकड़ के चूम लेता है। इसाकू काया से पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो काया उसे बताता है कि मैं अभी भी रोमियो के कैरेक्टर में घुसा हुआ हूँ। लेकिन तभी इसाकू कहती है कि बस अब बहुत हुआ। उसके बाद स्कूल में सभी लोग नाटक अच्छा जाने के लिए जश्न मना रहे होते हैं और इसाकू नोटिस करती है कि उस प्ले के बाद से बहुत सारे लड़के लड़कियां आपस में डेट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर इसाकू के दोस्त भी उससे पूछती हैं कि काया और इसाकू के बीच में यहाँ पर कुछ हुआ कि नहीं। फिर इसाकू को यहाँ पर काया और उसकी परफॉर्मेंस की याद आती है और इसाकू उन दोनों को बताती है कि नहीं, वो तो उस दिन से कैरेक्टर में ही घुसा हुआ है। तभी वो वहाँ पर काया को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसको मिक्यू मिलता है, जो कि उन दोनों को वहाँ पर बाय बोलने के लिए आया था। मिक्यू यहाँ पर इसाकू से कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत सारे दुश्मन आएंगे क्योंकि तुमने एक गैंगस्टर से प्यार किया है। जिसके बाद अब मिक्यू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में काया और इसाकू को दिखाया जाता है, जो कि कल्चरल फेस्टिवल के एक केक के स्टॉल पे थे, जहाँ पर इसाकू को कुछ बातें सुनाई देती है कि अरे ये वही है ना जिन्होंने रोमियो और जूलियट का शानदार प्ले किया था। मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों रियल में भी आपस में डेट कर रहे हैं। और इसाकू यहाँ पर सोच रही होती है कि काया को भी ये सब बातें सुनाई दे रही होंगी ना, तो फिर उसे कैसा फील हो रहा होगा, क्या काया भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। अब काया यहाँ पर इसाकू को किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ पाता है, तो वो उससे उसका कारण पूछता है। इसाकू यहाँ पर उसका कुछ भी जवाब नहीं देती, पर काया को भी इन सभी की बातें यहाँ पर सुनाई दे रही थी, जिससे कि उसको अजीब लग रहा था। जिसके बाद वो इसाकू से कहता है कि जल्दी जल्दी हम लोग अपना खाना खत्म करते हैं, क्योंकि हमें अभी अपना पूरा फेस्टिवल भी घूमना है। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आकर उन दोनों के साथ में पिक्चर लेती है और फिर वो दोनों एक साथ में एक हॉरर हाउस में जाते हैं, जहाँ पर जब एक लड़का इसाकू को डराने की कोशिश कर रहा होता है, तब काया उसको खुद ही अपनी एक डरावनी फॉर्म दिखाकर उसको डरा देता है। उसके बाद वो दोनों एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की इसाकू को देखकर उसको कहती है कि इस लड़की की जिंदगी में फ्यूचर में बहुत ही मुसीबतें लिखी हुई हैं। अब काया वहाँ से गुस्से में निकलता है और उससे कहता है कि जो भी मुसीबतें इसाकू के ऊपर आएगी मैं उसको देख लूंगा। लेकिन फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काया को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर उसके ऊपर हंसने लगती है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके मेंशन से काया एक दिन निकला था। वो काया के पास आके इसाकू को गले लगाते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तो सच में बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ पर इसाकू को उस लड़की के पास में से उसी परफ्यूम की स्मेल आती है जो कि उसको कुछ दिनों पहले काया से भी आ रही थी, और इसाकू यहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़की जरूर काया की पुरानी गर्लफ्रेंड होगी। अब यहाँ पर वो लड़की काया की टाई पकड़कर कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। उसके बाद वो और इसाकू टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर वो लड़की इसाकू से कहती है कि मैं तो यहाँ पर काया से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तुमको भी यहाँ पर देखना था। बहुत ही मुश्किल होता है ना एक ऐसे आदमी के साथ में रहना जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो। इसाकू कहती है कि हाँ, लेकिन ये सब बहुत अच्छा लगता है। और तभी वहाँ पर काया आता है ड्रिंक लेके, जिसके बाद वो लड़की अपनी ड्रिंक पीने के बाद वहाँ से चली जाती है, उन दोनों से ये कहते हुए कि अपना कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करो। यहाँ काया उसको देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की मुझसे ही मिलने आई थी ना। तभी इसाकू काया से कहती है कि यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती थी। अब कल्चरल फेस्टिवल खत्म होने वाला था आतिशबाजी के साथ, और इसाकू और काया दोनों ही ऊपर से इस चीज को देख रहे होते हैं, जहाँ पर इसाकू काया से हिम्मत करके पूछ ही लेती
लेती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन काया उसको बताता है कि नहीं, और इसाकू यहाँ पर सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो रहा होगा, पर मैं इस बात को पता कैसे लगाऊं। अब काया यहाँ पर इसाकू से कहता है कि क्या तुम्हें उस लड़की से जलन हो रही है। इसाकू बताती है कि नहीं, जिसके बाद काया वहाँ पर इसाकू को हक करते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और अब यहाँ पर इसाकू इस चीज को देखते हुए काया से कहती है कि मेरे इतने नजदीक मत आया करो। काया यहाँ पर उससे कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें मुझे इन सब बातों की परमिशन देनी पड़ेगी। जिसके बाद अब काया इसाकू के होठों पर टच करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक अपने आप को कंट्रोल रख पाऊंगा। उसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं और दोनों को ही अजीब फील हो रहा होता है। अब रात को नहाते हुए इसाकू काया की बातों को याद कर रही होती है कि आखिर काया किस बारे में बात कर रहा था, कि आखिर वो किस चीज के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता है। उसके बाद वो काया के साथ में हुए हर हरकतों को याद करने लगती है और उन सभी को आपस में मिलाकर कुछ सोचती है। जिसके बाद वो वहाँ पर जोर से चीख पड़ती है, जिसे सुनकर काया घबराते हुए इसाकू के बाथरूम के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इसाकू उसको बताती है कि नहीं, कुछ नहीं। अब काया के वहाँ से जाने के बाद इसाकू वापस से सोचने लगती है कि क्या वो मुझे पसंद करने लगा है। अब खाना खाते समय इसाकू यहाँ पर यही सोच रही होती है कि वो यहाँ पर तुरंत ही उससे पूछ ले कि क्या वो उससे प्यार करता है, पर वो यहाँ पर बात बदलते हुए उसके खाने की तारीफ करने लगती है। उसके बाद अब इसाकू बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही होती है कि पहले मैं भी काया के गैंगस्टर होने की वजह से उससे दूर होना चाहती थी। मैं तो पहले कभी भी उसको इस नजर से देखती ही नहीं थी, पर मुझे अपनी पूरी लाइफ में जब किसी की भी जरूरत पड़ी है तो मुझे काया ही हर जगह पर मिला है। और अगर काया ने मुझे प्रपोज करते हुए ये कह दिया कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी या फिर एक गैंगस्टर होने की वजह से वो मुझे छोड़ देगा। अब ये सब बातें सोचते हुए वो ये सोच रही होती है कि मुझे इसके बारे में किससे बात करनी चाहिए। पहले तो वो अपने दोस्तों से बात करने का सोचती है, पर इसाकू एक गैंगस्टर की फैमिली से है, वो अपने दोस्तों को ये बात नहीं बता सकती है। जिसके बाद इसाकू को अपने मन में उस लड़की का ही ख्याल आता है और फिर वो घबराते हुए उस लड़की को ही मैसेज कर देती है और तभी उसको उस लड़की का रिप्लाई भी आ जाता है, जहाँ पर उस लड़की ने इसाकू को मिलने के लिए बुलाया था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाकू उस लड़की से मिलने के लिए उसके मेंशन पहुंच गई होती है, जहाँ पर उस लड़की ने आज स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी और इसाकू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, तो तुम कोई भी चिंता मत करो और बेफिक्र होके पूछो। जहाँ पर इसाकू सबसे पहले उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम काया की गर्लफ्रेंड हो, तो वो लड़की उसे बताती है कि नहीं और ना ही कभी थी, क्योंकि काया को गर्लफ्रेंड बनाना और डेट पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हाँ हम एक रात एक साथ में गुजार चुके हैं। इसाकू कहती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही कुछ आंसर की उम्मीद थी। उसके बाद वो लड़की इसाकू को बताने लगती है कि कैसे वो काया से मिली थी 6 साल पहले, कि जब वो उस रात में एक क्लब में गई थी तब वो वहाँ पर काया से मिली थी, जहाँ पर बहुत सी लड़कियां पहले से ही उसके पास रहती थी। और ये जानते हुए भी कि काया और उसका रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, फिर भी हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया और उसी दिन मुझे काया ने तुम्हारे बारे में बताया था। जहाँ पर वो लड़की काया से इसाकू के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि क्या तुम इसाकू की इतनी कम उम्र में ही उसके पेरेंट्स बनकर उसकी देखभाल करने वाले हो। जहाँ पर काया उसको बताता है कि नहीं, मैं इसाकू का सब कुछ हूँ, मैं इसाकू की पूरी दुनिया बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसाकू उस लड़की से कह रही होती है कि तो अगर मुझे काया की गर्लफ्रेंड बनना है तो मुझे भी इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी वो लड़की उससे कहती है कि भूलो मत कि तुम भी एक गैंगस्टर की फैमिली से हो और अगर आगे जाकर तुम्हें उसके साथ में कुछ गलत लगता है तो तुम उसके साथ में ब्रेकअप भी कर सकती हो। उसके बाद इसाकू वहाँ पर उस लड़की को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकलती है और इसाकू को वहाँ से जाते हुए देखकर वो लड़की उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम काया को नहीं छोड़ने वाली हो और ना ही काया तुम्हें छोड़ेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसाकू काया के रूम में जाती है, जहाँ पर इसाकू काया से कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम कितने सालों बाद इस कमरे में आई हो, जहाँ पर उसको उसकी कुछ पुरानी चीजें भी मिलती हैं और वो पेंटिंग भी, जो कि इसाकू ने काया को देख करके बनाई थी। इसाकू काया से पूछती है कि क्या तुम इन सभी चीजों को अभी तक अपने पास संभाल के रखे हो। काया कहता है कि हाँ, कभी कभी इन सारी चीजों को देखकर मैं खुश हो लेता हूँ और कभी कभी दुखी भी। तभी इसाकू उससे पूछती है कि तुमने कहा था ना कि तुम अपने आप को रोक कर रखे हो, और उस मेले वाले दिन भी जब मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं दी थी, और आज से मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। जिसके बाद अब काया इसाकू को पकड़कर उसको बेड पर लेटा देता है और उसके कपड़े उतारने वाला होता है, लेकिन तभी इसाकू उसको रोकती है और उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, अभी अभी तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, तो पहले तुम उसको एक्सेप्ट तो करो, पहले तुम मेरे बारे में अपनी फीलिंग्स तो बताओ। तो काया उसको बताता है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और इतना बोलते ही वो उसको वापस से बेड पर लेटा देता है। लेकिन तभी इसाकू काया से ये कहते हुए चली जाती है कि मैंने तुम्हें इन सब की मंजूरी नहीं दी थी। अब वहाँ पर माहौल शांत हो जाता है और दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ पर इसाकू अपने कमरे में आकर सोच रही होती है कि मुझे काया के प्यार पर डाउट है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे वैसा ही प्यार करता है जैसा कि मैं उससे करती हूँ, उसे सिर्फ मेरी बॉडी से ही प्यार है। और फिर अगले दिन स्कूल जाते समय भी उन दोनों के बीच में कोई भी बातें नहीं होती और इसाकू सोच रही होती है कि काश मैंने काया को प्रपोज ही ना किया होता, और काया सोच रहा होता है कि आखिर मैंने
ने क्या गलत किया है। फिर वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं और उन दोनों के बीच में अजीब बिहेवियर को देखकर इसाकू की दोस्त उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो इसाकू उन दोनों को बता देती है कि मैंने काया को प्रपोज कर दिया। अब दोनों ये बात सुनकर शॉक होती हैं और फिर वो उससे पूछती हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो इसाकू भी उन दोनों को बताती है कि काया ने भी मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और तभी इसाकू की दोस्त उन दोनों के बीच में बात बढ़ाने के लिए उन दोनों के बीच में बात कराने का तय करती है, पर उनको वहाँ पर काया कहीं पर मिल ही नहीं रहा था। और जब एक जगह पर जाने के बाद उन दोनों को काया मिलता है, तब वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ में होता है, जो कि उससे कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसाकू है, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर प्रपोज कर रही हूँ, तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम मुझे यहाँ पर मना करना चाहते हो तो मुझे एक किस कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। काया कहता है कि ठीक है, वैसे भी बहस करने से तो यही अच्छा है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से इसाकू आती है, जिसको देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और अब इसाकू यहाँ पर रोते हुए काया से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से घर चली जाती है। और इसाकू के दोनों दोस्त काया को उसके पीछे जाने को कहती हैं, पर काया तो वहाँ पर शॉक्ड ही हो गया था। और घर जाने के बाद वो और भी ज्यादा निराश हो जाती है, ये जानने के बाद कि उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे काया नहीं आया। और फिर डिनर के टाइम पर काया इसाकू के कमरे में आकर उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मैंने सोचा कि उस लड़की को रिजेक्ट करने का ये सबसे आसान तरीका है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी लड़की के साथ में ऐसा नहीं करूंगा, चलो अब गुस्सा थूक दो और चल के खाना खा लो। पर इसाकू उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बातें समझ में नहीं आती और ना ही तुम मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हो, इसलिए चले जाओ यहाँ से। फिर सीन चेंज होता है नाश्ते के टाइम पर, जहाँ पर काया इसाकू से कह रहा होता है कि मैंने रात भर तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे समझना क्या है, पहले ये तो तुम मुझे समझाओ। इसाकू उससे कहती है कि तुम तब तक समझने की कोशिश करते रहो जब तक तुम समझ नहीं जाते। काया उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक हिंट तो दे दो। तभी इसाकू सोचने लगती है कि हमारे बीच में कैसा रिश्ता बन गया है, कहीं मेरा काया के प्रपोज करने की वजह से मेरी प्यार की कहानी अधूरी न रह जाए। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुस्से में इसाकू काया के साथ में लंच न करके अपने दोस्तों के साथ में लंच करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताती है कि उन दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहाँ से या तो इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा या तो सब कुछ खराब। और मुझे उस चीज को सोचकर पहले से ही डर लग रहा है। और घर जाते वक्त काया इसाकू से कह रहा होता है कि तुम घर जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है। और इस बात को सुनकर इसाकू सोच रही होती है कि लगता है काया मेरे हाथों से गया, क्या काया मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसाकू के दोस्तों ने काया को मैसेज करके बुलाया था, ये जानने के लिए कि काया इस समय इसाकू के बारे में क्या सोचता है, जहाँ पर वो काया से पूछती है कि उसके बाद से बताओ जब इसाकू ने तुमको प्रपोज किया था। काया उन दोनों को बताता है कि मैं इस बात को सुनकर काफी खुश था और फिर मैंने तुरंत ही इसाकू को उठाकर बेड पर लेटा दिया। और इस बात को सुनते ही वो दोनों तो हैरान ही हो जाती हैं। और काया कहता है कि पर इसाकू ने मुझे रोक दिया और कहा कि पहले तुम अपनी फीलिंग्स मुझे बताओ। और तभी मैंने भी कहा कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद मैंने वापस उसको बिस्तर पर लेटा दिया, जिससे कि मैं अपना प्यार उसके सामने साबित कर सकूं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों काया से कहती हैं कि तुमने इतनी सारी हरकतें करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और ना ही तुमने इसाकू को कुछ सोचने का टाइम दिया, इसीलिए इसाकू को तुम्हारे प्यार पर शक हो रहा है, क्योंकि इसाकू को लग रहा है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, बल्कि तुम उसके साथ में सिर्फ करने की कोशिश करना चाह रहे हो। और उस दिन तुम उस लड़की को भी किस करने जा रहे थे, बल्कि उसकी पिछली रात को ही इसाकू ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। तो काया उनको बताता है कि हाँ, मैं उस लड़की को इसलिए किस करने जा रहा था क्योंकि उस लड़की ने ही कहा था कि तुम्हें अगर मुझे रिजेक्ट करना है तो तुम्हें मुझे एक किस करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर तो वो दोनों हैरान ही हो जाती हैं और कहती हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद अब घर जाते वक्त भी इसाकू और काया के बीच में कोई भी बातें नहीं होती हैं। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसाकू का जन्मदिन काया सेलिब्रेट कर रहा था, जहाँ पर इसाकू भी काया से उसका जन्मदिन पूछती है। तो काया उसको बताता है कि 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। फिर अगले दिन काया देखता है कि इसाकू बैठकर बिल्ली की ड्राइंग बना रही थी, पर वो बिल्ली वहाँ से बार बार भाग जा रही थी। तो काया इसाकू से कहता है कि अगर वो बिल्ली वहाँ से बार बार जा रही है तो तुम मेरी ड्राइंग बना सकती हो। जिसके बाद इसाकू वहाँ पर काया की ड्राइंग बनाने लगती है और अगले दिन सभी को स्कूल में जाकर वो पेंटिंग को दिखाकर कह रही होती है कि ये वही है जिसको कि मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काया इसाकू का हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में लाता है और अपने कपड़े उतारने लग जाता है। और इसाकू सोचने लग जाती है कि क्या काया फिर से वो सब कुछ करने वाला है। लेकिन तभी काया इसाकू से कहता है कि मेरे ऊपर के सभी टैटूज को देख रही हो, मेरे शरीर पर जितने भी टैटूज है वो सभी एक कहानी बता रहे हैं, जहाँ पर ये शेर जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके सर में एक ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो इन फूलों के बीच में आकर बैठता है, जिसकी खुशबू से वो सभी कीड़े मर जाते हैं। और ये सारे फूल मैंने तुम्हें सोचकर बनाया था, और अगर अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है तो ये लो तलवार, और जैसा चाहो तुम मेरे शरीर पर टैटू बना सकती हो। और इसाकू यहाँ पर सोचने लग जाती है कि भले ही काया के प्यार मेरे जैसा नहीं है, पर मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। और वो उस तलवार से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से ही उसके शरीर पर निशान बना देती है। और
काया यहाँ पर इसाकू से कहता है कि अब से वो इसाकू का बॉयफ्रेंड बनकर भी उसका ख्याल रखेगा। और फिर अगले दिन इसाकू अपने दोस्तों से बता रही होती है कि उन दोनों के बीच में अब से सब कुछ ठीक होना चालू हो गया है, जो सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर लंच टाइम पर काया और इसाकू एक साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर इसाकू काया को टाइट से पकड़ के बैठ जाती है और वो सोच रही होती है कि काया ने अब तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। पर जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो काया वहाँ पर शॉक्ड रहता है। इसाकू उससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? तभी काया उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तभी उसको इसाकू बताती है कि उस समय मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट था और अभी मैं तुम्हारे प्यार के ऊपर पूरा भरोसा करने लगी हूँ। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और फिर इसी के साथ यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है।